बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह है खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। और नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस अफसोसनाक ख़बर के हवाले से जो कल शाम पेश आई, जिसमें मारूफ कवाल और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और शहर कायद को एक बार फिर निशाने पर रखा गया है। एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा जिसमें सिर्फ़ एक शख्स को नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाज़ को जो है वो शहीद किया गया कल। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि 3 और अफराद भी जो उनकी गाड़ी में सवार थे वो शहीद हुए। कराची में घर के करीब ये वाक़या पेश आया, टारगेट किलिंग का वाक़या, और दोबारा से शहर कायद को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इससे एक रोज़ कबल चीफ जस्टिस के बेटे अवैध शाह अगवा हुए और अभी तक उनकी तहकीकात में कोई सुराग सामने नहीं आया। और उसके बाद एक और बड़ा हादसा पेश आना और फिर उसके बाद इनके हमरा जो नोहा ख्वान थे फरहान, उन पर भी फायरिंग की गई, जो कि शुक्र है कि बच गए। तो ये किस तरफ जा रही है सूरत हाल? रेंजर्स ऑपरेशन भी है, पुलिस भी है वहाँ पर, लेकिन हालात कंट्रोल नहीं हो रहे और एक मरतबा फिर से उस जगह जा रहे हैं जहाँ से वापस खींच कर लाए थे अभी कुछ ही अर्सा पहले। बात की जा रही है मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, मुख्तलिफ कयासराइयाँ भी की जा रही हैं कि इस टारगेट किलिंग के पीछे कौन मुलव्वस हो सकता है। MQM की जानिब से पाक सरजमीन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पाक सरजमीन की जानिब से कुछ और बयानात सामने आ रहे हैं। तो असल कहानी क्या है और कब तक शहर कायद इसी तरह खून के आंसू रोता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त अली हैदर मौजूद हैं, वीडियो लिंक के जरिए हमें अंजुम रशीद साहब ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली। और अंजुम साहब आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपकी आज की टॉप स्टोरीज क्या रहेंगी? एक तो नासिर जिंजवा साहब हमारे सिक्योरिटी उसके नुमाइंदे हैं और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक बयान दिया और बड़ा हैरत अंगेज बयान है कि अमेरिका के ऊपर बड़े संजीदा इल्जाम आयद किए हैं, और जबकि पाकिस्तानी रियासत की ये पॉलिसी है या नहीं है, इस पर बातचीत करेंगे। और वजीर आजम ने फिर जो है बादशाहत का मुजाहरा करते हुए जो है वो अपने दामाद के हल्के के लिए जो है वो 1.5 बिलियन रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान में जमहूरियत है, यहाँ बादशाहत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये इकदाम किया गया। इस पर बात करेंगे। ठीक है अली, आपकी आज की स्टोरीज क्या रहेंगी? मेरी स्टोरी जी ये है कि इमरान खान साहब डिफेंड कर रहे हैं एक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के एक एक्ट को। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अकोड़ा खटक में जो एक बहुत बड़ी सेमिनरी है दारुल उलूम हक्कानिया, जो कि उसकी तारीख़ी हैसियत भी एक बहुत बड़ी है, तो उनके लिए 300 मिलियन रुपए का जो है एक बजट में हिस्सा रखा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वो जब बजट पास किया तो उस बजट में वो हिस्सा रखा है। अब उस पर नाकदों ने जो है वो तनकीद करना शुरू कर दी है। वो तनकीद क्या है उस पर जब डिटेल में जाएंगे तो बात करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो है उसको डिफेंड करते हुए ये कह रहे हैं कि दारुल हुकूम हक्कानिया और वहाँ पढ़ने वाले 30 लाख जो है इससे ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब सिर्फ एक जामे में नहीं पढ़ते, वो फैला हुआ है, मुख्तलिफ उसके ब्रांचेस में वो पढ़ते हैं, उनको कौमी धारे में शामिल किए जाने की एक कोशिश है। तो उसको वो इस तरह से डिफेंड कर रही है। मेरी पहली स्टोरी है। दूसरी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से छुटकारा हासिल करना चाहता है या नहीं चाहता है, यानी यूरोपीय यूनियन से बाहर आना चाहते हैं वहाँ की आवाम या नहीं चाहती है। इस पर एक रेफरेंडम होने जा रहा है कल, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वैसे पाकिस्तानियों को शायद इस बात का एहसास हो और या शायद आप सोच रहे हो कि हमारा इससे क्या ताल्लुक, बरतानिया भले यूरोपीय यूनियन में रहे या ना रहे, लेकिन इसकी जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, जो माशी असरात हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा होंगे। इस पर हम बात करेंगे। जब आप डिटेल में हम जाएंगे आगे चल के प्रोग्राम में तो उस पर बात करेंगे कि इसके असरात क्या होंगे मुल्की तो नहीं, बैनुल-अक़वामी मईशत पे। बिल्कुल सही, ये हमारी आज की टॉप स्टोरीज रहेंगी। सबसे पहले उस अफसोसनाक खबर के हवाले से बात करेंगे। अंजुम साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। कराची में जो अमन लौटाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हालात बहुत बेहतर हैं, वो अब वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल का जो ये हादसा है और उससे एक रोज कबल जो चीफ जस्टिस के बेटे अगवा हुए, ये दोनों हादसे साबित करते हैं कि अब जो है वो अमन फिर एक दफा निकल जाएगा कराची से और दोबारा से शहर कायद जो है वो उसका अमन व अमान खराब होगा। अमजद साबरी साहब जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। पाकिस्तान में जाहिर है कि शाहरुख और सलमान खान तो नहीं है, पाकिस्तान के जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनमें अमजद साबरी थे। और अमजद साबरी का जो कत्ल है वो पूरी कौम के मुंह पे के ऊपर जो है वो एक तमाचा है और पूरी कौम की तौहीन है कि उन्होंने जो है पूरा एक कौमी आर्टिस्ट जो था हमारा
अमजद साबरी कवाल, उसको जो है कत्ल कर दिया। और ये कत्ल कब हुआ? जब पूरी कराची जो है उसमें पुलिस और रेंजर्स हाई अलर्ट थी, क्योंकि 2 दिन पहले जो है वो चीफ जस्टिस साहब का बेटा जो है वो अगवा हो चुका था और उसके बाद वाकया हुआ है। तो इससे और आप देखें कि ऐसी सूरत हाल में जब चीफ जस्टिस का बेटा अगवा हो गया हो तो जज अपनी अदालतों में बैठकर इंसाफ कैसे कर सकते हैं? ऐसी सूरत में जब पूरी कौम का एक बहुत ही लाडला हीरो जो है और एक बहुत ही पसंदीदा कवाल जो है वो अगवा हो गया हो, तो पूरी कौम जो है वो खौफ के बगैर जो है कराची में कैसे काम करेगी? कराची का बिजनेसमैन कैसे काम करेगा? कराची का सरमायाकार कैसे काम करेगा? कराची का कारोबार कैसे चलेगा? कराची में रोजगार कैसे पैदा होगा? और कराची की जो मौशी तरक्की है और जो समाजी जिंदगी है वो क्यों नहीं अफसरदा होगी? जाहिर है कि रियासत जो है वो आप यहां पर आपको नाकाम नजर आती है, क्योंकि रियासत नाम है एक महदूद इलाके के ऊपर तशद्दुद की इजारादारी का। तो तशद्दुद पर इजारादारी जो है वो पाकिस्तानी रियासत की नहीं बल्कि यहाँ तालिबान भी नजर आते हैं। और इस अमजद साबरी को कत्ल की जिम्मेदारी जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने की है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि अमजद साबरी ने जो है वो तौहीन इस्लाम किया था, क्योंकि 2014 में जो है एक टेलीविजन चैनल के खिलाफ ब्लास्फेमी का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें जो है अमजद साबरी साहब ने जो है परफॉर्म किया था और अमजद साबरी को जो है ब्लास्फेमी के नाम पे उन्होंने जो है वो कत्ल कर दिया है। अब रियासत की सूरत हाल यह है कि रियासत पाकिस्तान में जो है वो एक नाकाम नजर आ रही है और पाकिस्तान की जो मौशी तरक्की है और पाकिस्तान की जो समाजी जिंदगी है वो इंतहाई उस पर खौफ के साए जो है मंडला रहे हैं। और भी बड़ा जोर था कि ज़रबे अज़ब ने बड़ा कमाल किया है और 2 साल से कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन चल रहा था। रेंजर्स का ऑपरेशन और ज़रबे अज़ब जो है वो ज़ाहिर है हम इसको कामयाब नहीं कह सकते, और जो रेंजर्स ने कामयाबी हासिल की है हम ये नहीं कह सकते कि रेंजर्स ने जो है वो अमन अमान कायम कर दिया है। शायद कुछ कामयाबी हासिल की हो छोटी मोटी, लेकिन वो कामयाबियां जो है ऐसी नहीं है कि जिससे पाकिस्तान का अमन अमान। ठीक, अंजुम साहब आपने एक बात बहुत अच्छी की आपने कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस भी हाई अलर्ट थी, रेंजर्स भी हाई अलर्ट थी और बाकायदा चेकिंग की जा रही थी, बार बार गाड़ियों की भी और मुख्तलिफ जगहों पर नजर रखी जा रही थी। तो अली, ऐसे में भी अगर ऐसे हादसा पेश आते हैं तो फिर तो हुकूमत खासतौर पर सिंध की जो इंतजामिया है वो बुरी तरह फेल हो चुकी है। देखिए, सिंध की इंतज़ामिया, कराची की इंतज़ामिया तो पहले दिन से मरकज़ तनकीद है। एक बात जो अंजुम साहब ने कही कि जिस तरह से मारने वालों ने दलीलें तावीलें देना शुरू कर दिए कि अमजद भाई जैसे मासूम आदमी ने कोई गुस्ताखी कर दी। पहली बात तो यह है जो मारते हैं इनको किसी का क्या एहतराम या किसी की गुस्ताखी के ऊपर जो है वो ऐसा एक्ट करें, ये तावीलें ढूंढते हैं। तो मुझे वो याद आ गया ज़माना जिस वक्त ये सो कॉल्ड एक ब्लास्फेमी का हुआ था कि जी कवाली थी, उसमें कोई खातून थी होस्ट और वीना मलिक भी थी और ऐसा कुछ हुआ सिलसिला। तो अब मुझे वो दिन याद आ रहे हैं अंजुम साहब, आपको भी शायद वो टाइम याद आएगा कि जब ये चैनल्स आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से रेटिंग में सबकत जाने के लिए, एक दूसरे पर तौहीन रिसालत और तौहीन अहले बैत के जब फतवे लग रहे थे, चैनल्स लगा रहे थे। तो आप देखें कि जब हमने एक बुनियाद रखी और देखें आज दुश्मन को, आज अमन के दुश्मनों को वहीं से दलीलें और वहीं से तावीलें मिल रही हैं। ये जो लोग ऐसा करते हैं ना सीमल और अंजुम साहब, मैं ये समझता हूं कि उनका मकसद साबरी साहब को कवाली करने से रोकना नहीं था, उनका मकसद आपको और हमें बताना था, अपनी प्रेजेंस का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था, हमें यह बताना था कि अभी भी वो कितने लोग ताकतवर हैं और आप कितने कमजोर, नाअहल, इनकॉम्पिटेंट, लैक ऑफ स्ट्रेटजी, ये तमाम चीजें जो एक इनकॉम्पिटेंट माशरे के अंदर होती हैं वो है। तो दुश्मनों ने हमें ये खुला मैसेज दिया है कि आप जो कर रहे हैं दिस इज नॉट इनफ, this is not something that can curb terrorism and that can bring the terrorism to another to the other side of the wall। तो जो ये हुआ है मैं समझता हूं अफसोसनाक तो है, लेकिन दूसरी बात देखिए सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं है, मैं इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल करूंगा, इसमें दीगर सूबों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी शामिल करूंगा। दहशतगर्द आए दिन वहां से पकड़े जा रहे हैं। अचानक से आप ये देखें ना, अचानक से एक वेव उठती है कि जी ऑपरेशन शुरू हो गया और उसी रात 300-300 बंदे पकड़ लिए जाते हैं, वो एक ही जगह से उठा लिए जाते हैं।
वो आपको वो पहले वो नर्चर कैसे हो रहे होते हैं, वो कहाँ पे इतनी नशोनुमा पा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ये कोई ऐसा तो नहीं कि एक मुर्गी ने अचानक अंडे दिए और वो अंडों में से दहशतगर्द निकल आए। ये अचानक से कहां से आपको मिल जाते हैं, एक ही इलाके से 300-300 लोग जिनको आप उठा के खानापूरी के लिए जो है वो जेलों में बंद कर देते हैं या फिर नामालूम मुकाम पर आप ले जाते हैं। ये लोग नर्चर हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, और इससे देखिए होगा क्या, हाई अलर्ट है। आप देख लें पुलिस कराची की कैसी है या दीगर इलाकों की कैसी, क्या कर लेंगे हाई अलर्ट, जिनकी तोंदें बाहर निकली होती हैं, जिनको ये होश नहीं होती कि उनकी पैंट शर्ट कहां जा रही है। ये मामला हल होते हैं इंटेलिजेंस से। आपका इंटेलिजेंस सिस्टम कितना लेकिन अली रेंजर्स भी तो वहां पर मौजूद हैं और उनका भी ऑपरेशन चल रहा है। अंजुम साहब, ये भी तो कहा जाता है कि हाल ही में तनकीद की आपके चीफ जस्टिस साहब ने, और मैं नहीं समझता वो इतना बड़ा होता है। अगर वो तनकीद कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसी चीजें सामने आई होंगी तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी, वो सबको पता है, मुझे दोहराने की अच्छा, ऐसा भी तो लग रहा है कि यहाँ पर दहशतगर्दी के बजाय करप्शन के खिलाफ ज्यादा ऑपरेशन चल रहा था, और फिर पिछले कुछ अरसे में दहशतगर्दों को पकड़ने की बजाय जो करप्शन के केसेस हैं उनको ज्यादा परसू किया जा रहा है। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान पढ़े ना, पिछले दिनों आया था कि करप्शन जड़ है, वजह है टेररिज्म की, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। तो मैं समझता हूँ ये ओवरऑल एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है आर्मी के, पहले करप्शन को रोके, दहशतगर्दी खुद ब खुद रुक जाएगी। ठीक। अंजुम साहब, एक तरफ तो रेंजर्स का ऑपरेशन चल रहा करप्शन के खिलाफ, दूसरी तरफ जो सिंध पुलिस है, कराची पुलिस खास तौर पर, उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है और कहा जा रहा है कि उसका ये नतीजा है कि ना उसका कोई होल्ड है, ना उसके पास कोई इख्तियारात है, लेकिन फिर भी उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। तो आप समझते हैं कि सियासी असर रसूख जो है उनकी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होता है? देखिए अमन व अमान की जो सूरत हाल में नाकामी हुई है, ये रियासत की नाकामी है, और पाकिस्तान में जो है एक नाकाम रियासत कहलाएगी अमन व अमान के सिलसिले में। और पाकिस्तान की रियासत को बहाल करना इंतहाई जरूरी है अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है और अपने शहरियों को जिंदा रखना है और अपने शहरियों को आगे लेके जाना है और उनके हालात बेहतर करने हैं, तो हमें रियासत को यहाँ पर नाकामी से बचाना होगा। और ये बात क्या है अंजुम साहब, हमें से मुराद क्या है? मियां साहब की गवर्नमेंट, कायम अली शाह साहब की गवर्नमेंट, हमें से मुराद क्या है? आप और मैंने तो नहीं करना ना ये काम। जो बैठे हुए इक़्तिदार में वो तो अहल नजर ही नहीं आ रहे कि उनमें तो कोई विलिंगनेस नजर नहीं आ रही। नहीं, इसमें पब्लिक ओपिनियन भी लाजमी है, अवाम की राय भी चाहिए, अवाम का दबाव नहीं चाहिए, नहीं चाहेगी दबाव डाले। और दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी भी की मदद चाहिए, फौज की भी मदद चाहिए। हम सबको जो है मुत्तहिद होकर इस पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान में रियासत नाकाम हो रही है, और पाकिस्तान में अगर रियासत नाकाम होगी तो आपको पता है कि क्या सूरत बनती है। सोमालिया और दूसरे मुल्कों में जो इंतशार आता है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए और जो है वो रियासत को कामयाब करना होगा। तो इसका मतलब अगर हुकूमत को होश के नाखून नहीं आते, 20 साल से और वो अगर हुकूमत जो है वो डिसीजन नहीं लेती तो इसी तरह से खून बहता रहेगा और हम जो है वो खून के आंसू रोते रहेंगे। नहीं, देखिए ना, रेंजर 20 साल से यहां काम कर रही है और साबित हो गया कि रेंजर यहां पर अमन अमान कायम नहीं कर सकती। और बात यह है कि ये असल काम पुलिस का है कि वो पुलिस जो है माशरे के अंदर जो है वो दहशतगर्दों को पकड़े और टारगेट किलर्स को पकड़े और घर की बांदी बना के रखा हुआ है। ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान में पुलिस, हमें अपनी पुलिस की ट्रेनिंग को बेहतर करना होगा। एक बात बताएं आज भी अंजुम साहब, पुलिस जो है वो दहशतगर्दों को आपको रोकेगी अगर नाके से कहां दहशतगर्द को नहीं, मुझे पता है फलाना जगह पर नाका लगा बच के निकलूंगा, दहशतगर्द पागल है वहां से गुजरेगा। अच्छा, सूंघ सूंघते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, जो तकर्रुर तबादले किए जाते हैं सियासत की बुनियाद पर। पुलिस को जो है उसको इम्पर्सनल करके उसमें जो पॉलिटिक्स आ गई हुई है, उसमें महाजिर और सिंधी जो जानिबदारी आ गई हुई है, इस जानिबदारी को निकाल के उसको रियासत पाकिस्तान की वफादार पुलिस बना के उसके लिए पुलिस की नई ट्रेनिंग की जरूरत है। और ट्रेनिंग के लिए हमें बैरून मुल्क से मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम दुनिया से अपील करें। एक जुमला मुझे कहने दीजिएगा, आप उसे बेशक कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद मैं ये समझता हूं कि जितना बजट एलोकेट होता है हमारे डिफेंस पर, हमारी आर्मी कर, और होना चाहिए, मैं कतई तौर पर इसके खिलाफ नहीं हूं, होना चाहिए। आपको बहुत चैलेंजेस का सामना है, उससे कम से कम उसका आधा बजट भी अगर आप पुलिस को दे दो, हमारे सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अगर आप उतना बजट दे दें, उन्हें वेल इक्विप्ड कर दें, उनको आप बेहतर तौर पर ट्रेन कर दें, उनकी ट्रेनिंग आप करवाएं ऐसे प्रोफेशनल से, बहुत बेहतर हो जाएगा। आप जरा थाने में जाके तो देखें। आप मुझे एक बात बताएं, मैं बड़ी देसी और सादा बात करूंगा और माजरत के साथ पुलिस वाले मेरे भाइयों की तरह हैं।
आप उनको देख के लगता है कि वो इंटेलेक्चुअली, मैं बड़े रैंक्स की बात नहीं कर रहा, ये जो फिर रहे होते हैं बेचारे धूप में गर्मियों में 9,000 रुपया 10,000 15,000 तनख्वाह के ऊपर, आपको लगता है कि उनमें कैपेबिलिटी है कि दहशतगर्द उनके सामने से भी गुजर जाएगा, उनको पता चलेगा? उनकी गन देख के हमें पता लग रहा होता है कि पता नहीं चल नहीं रही है। पूरी दुनिया में सिविल पूरी दुनिया में जो है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करती है, और हमारे सामने बेशुमार ममालिक हैं जो कामयाब रियासतें हैं जहां पर जो है कोई मुजरिम जो है वो पर नहीं मार सकता, और अगर कोई ऐसा जुर्म होता है तो फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा जाता है। हमें चाहिए कि अपनी पुलिस को जो है वो बेहतर तौर पर किस तरह करें अंजुम साहब। एक रोज कबल जो है वो चीफ जस्टिस के बेटे अगवा होते हैं, आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, आप गाड़ी का नंबर मौजूद है, आप उसको रूट आउट नहीं कर सकेंगे वो गाड़ी असल में किसके नाम पर और कौन इस्तेमाल कर रहा है। हमें वो जो कामयाब मुबालिक हैं उनसे तरबियत हासिल करनी चाहिए, हमें ट्रेनर बुलाने चाहिए, हमें पुलिस को नया असला देना चाहिए, हमें पुलिस की ट्रेनिंग करनी चाहिए, और मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दों का नैरेटिव है, इंतहा पसंदी के जो रुझान आते हैं, इनको खत्म करना चाहिए, अपने स्कूलों के निसाब को बेहतर करना चाहिए, अपने मदरसों को कंट्रोल में लाना चाहिए, हमें पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदी की हिमायत है इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से एक भी चीज हम नहीं करते, हमारी हुकूमत इनमें से एक भी चीज को अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखती। अंजुम साहब, प्रायोरिटी तो वो है जो सेफ हेवन्स में पैसे भिजवा दिए जाए, प्रायोरिटी वो है जहां पर अपना फायदा सोचा जाए, आवाम की वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया जाता अंजुम साहब, और दहाड़ियां गुजर रही है। अगला मैदान जंग जो है वो कराची बनने जा रहा है। हस्बे जो वहां पे हमने जंग लड़ ली है फाटा में, वो अब जंग जो है फाटा में तो काफी हद तक कंप्लीट हो गई है, अब मेन जंग जो है वो कराची में लड़नी है, उसमें फौज की भी मदद की जरूरत होगी, लेकिन पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है। अली, आपकी तरफ में आना चाहूंगी, ठीक अंजुम साहब आपका पॉइंट आ गया, और उनको इक्विप किया जाए ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। पाकिस्तान खतरे में है, और पाकिस्तान को इस खतरे से निकालना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल ठीक अंजुम साहब आपका पॉइंट आ गया। अली, एक तरफ तो ज़रबे-अज़द को 2 साल मुकम्मल हो गए और उसके बारे में कहा जाता है कि बड़ी तेजी से और कामयाबी से ऑपरेशन जारी है, एंड उसी वक्त जब इस तरह की बातें होना शुरू होती हैं तो उसके ब्लो बैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और कल कराची में जो हादसा पेश आया और उससे एक रोज कबल जो हादसा पेश आया, अब कहा जा रहा है कि इसके बाद भी कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के नाम हैं जिसकी एक लिस्ट तैयार की गई है जिनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अब उम्मीद ना रखें कि कराची में जो एक बात की जा रही थी कि अमन बहाल हो रहा है वो दोबारा बहाल हो रहा है, यानी कि हम फिर 10 साल पीछे चले गए जब कराची जो है वो हर रोज कहीं ना कहीं कोई हादसा पेश आता था और खून के आंसू होता था। सीमल, जो सियासी राइवलरी है ना, जो सियासी चपकलश है, और एक होता है इख्तलाफ राय, एक होता है एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने मोहरों को इस्तेमाल करना, एक दूसरे के खिलाफ सियासी चालें ऐसे चलना कि आप किसी दूसरे को उसको ऐसे जिक्र पहुंचाओ कि उससे आवाम का नुकसान हो ये रहा है। आप ये देखें ना कि पिछले दिनों डॉक्टर आसिम की वीडियोस लीक हो रही हैं, मतलब कानून नाम की कोई चीज ही नहीं ना, एक बंदा जो आपकी हिरासत में है उसकी वीडियो वो लीक कैसे हो सकती है? अच्छा, वो लीक हो रही है, इसका जाहिर हो रहा है भाई रेंजर पॉलिटिक्स कर रही है, वो एक तरफ जो है सब कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को बदनाम करके कंट्रोल करना चाहते हैं। वही कह रहा हूं ना, सब इदारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, मजाक बंद किया जाए, इसका ताल्लुक कराची में अमन का ताल्लुक जो है वो सिविल इदारों से है, उन सियासी कुव्वतों से है जो कराची को ओन करते हैं, जिन्होंने कराची से बहुत कुछ लिया है, कराची ने उनको बहुत कुछ दिया है, जिस मकाम पर आज में है वो कराची की वजह से है, उनकी जिम्मेदारी है। वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के, आप ये देख लें डॉक्टर आसिम का पूरा एपिसोड किसी बच्चे से भी पूछें तो उसको पता लग जाएगा कि जनाब ये मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, क्यों हुए हैं, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो बात की आप जानते हैं। अब ये मजाक बंद किया जाए, ये मजाक है, ये मजाक बंद किया जाए। जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए, उसके अलावा वो खुद से अपने काम तलाश न करे और स्ट्रिक्ट होके अपनी जिम्मेदारी। और देखिए, मैं यहां पर एक बात कहूंगा, सियासी जमातें भी अब सीरियस हो जाएं, एक दूसरे के गले काटना बंद करें। अपने पहली तो बात तो ये तमाम लीडरान अपने मुल्क में वापस आए, ये जो बाहर बैठ के और यहां पे जो तारे हिला रहे हैं वो पुतली तमाशा दिखा रहे हैं हमें और आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है, पहले तो ये वापस आए सारे, यहां पर बैठ के अपने अपने मसाइल मेज पर हल करें। अपने मोहरे जो इन्होंने शहरों भर में फैला रखे हैं ना, इन मोहरों को जो है इस सियासी शतरंज से बाहर निकालें, मामला तब हल होंगे। दुश्मन बैठा हुआ है इस ताक में,
हम पहले बात कर चुके हैं, हमारी सोसाइटी रेडिकलाइज्ड हो चुकी है। सही। और इसमें एक चीज मैं थोड़ी सी और ऐड करना चाहूंगी कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो बंद की आप ये देख लें क्या हुआ अमजद साबिर साहब का जब ये उनको शहीद किया गया, उसके बाद जो पाकिस्तान पार्टी है मुस्तफा कमाल साहब की, जी वो जनाब एमक्यूएम पे इल्जाम लगा रही है, एमक्यूएम उन पे। खुदा का खौफ करें यार, मतलब आप कंक्लूजन पर पहुंच गए तहकीकात किए बगैर और इस तरह से एक दूसरे पर आपने इल्जाम तराशी शुरू कर दी। ठीक है अली, ठीक है, आगे भी बढ़ेंगे हम और पाक अमेरिका ताल्लुकात पर भी बात करेंगे। वो भी एक अजीब कहानी खुली हुई है, कहीं से कोई बयान आता है, कहीं से कोई पॉलिसी सामने आती है। तो असल में पाकिस्तान का स्टांस क्या है कि आपस में मुशावरत नहीं की जाती बयान जारी करने से पहले, या किस तरह से इस सिनेरियो को क्रिएट किया जाता है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अगली खबर की तरफ जाना चाहेंगे जिसमें हम नासिर जंजोआ साहब की जो बयानात आ रहे हैं पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, उस पर बात करना चाहेंगे। अंजुम साहब स्टोरी इंट्रोड्यूस कराइएगा। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जंजोआ साहब जो है वो रियासत का एक बहुत बड़ा और बहुत एक अहम हिस्सा है, बल्कि एक इदारा है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो है अमेरिका के खिलाफ एक शदीद हमला किया है और हैरत यह है कि स्टेट की तरफ से उसका कोई रिस्पांस नहीं आया कि क्या ये स्टेट को जो है वो अफरा तफरी का शिकार है कि जिसका जो दिल करे और जो मुंह में आए बोल दे और रियासत की पॉलिसी कुछ हो और जो उस रियासत के जो इदारे हैं, रियासत की जो अफराद हैं वो कुछ बोल रहे हो। ये रियासत को एक अफरा तफरी का और इंतशार का निशाना बनाने की कोशिश है। और नासिर जंजोआ साहब ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। नासिर जंजोआ साहब ने कहा कि अमेरिका भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का हिस्सा इसलिए बनाना चाहता है कि एक तरफ जो है वो चीन को जो है वो महदूद करना चाहता है, कंटेन करना चाहता है, और दूसरी तरफ जो है रूस की जो बढ़ती हुई ताकत जो बहाल हो रही है उसको रोकना चाहता है, और तीसरी तरफ जो है वो मुसलमानों को कंट्रोल्ड अफरा तफरी और इंतशार का शिकार बनाना चाहता है। अब ये देखिए, ये इतना सख्त और इतना शदीद बयान है जिससे लगता है कि पाकिस्तान की रियासत ने जो है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ाई का और अमेरिका के खिलाफ खारजा पॉलिसी का जो है वो ऐलान कर दिया और अमेरिका के खिलाफ हम जो है एक पोजीशन लेके बैठ गए हैं। क्या अमेरिका के खिलाफ लड़ना जो है वो रियासत ने तय कर लिया है? और अगर तय नहीं किया तो आप देखें ये कितना शदीद इल्जाम है। एक बात तो ये कि चीन जो है अगर जो है वो भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बना के चीन के खिलाफ कोई काम हो सकता है तो चीन अपनी हिफाजत करना चाहते हैं। चीन को भी पता है कि अगर ऐसा ही है तो चीन के पास इतनी वीटो पावर है कि वो भारत को जो है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जाने से रोक सके, और वो इस्तेमाल कर रही है। अंजुम साहब, चाइना अभी तक हमायत नहीं कर रही है भारत की। पिछले दिनों उनकी जो मिनिस्टर है सुषमा स्वराज वो गई चाइना, लेकिन उन्होंने उनकी हमायत नहीं की। ये नासिर जंजोआ साहब इतने सियाने कब से हो गए कि वो अमेरिका को बता रहे हैं और वो चीन को बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो चीन रोक सकता है। अभी रोका है या नहीं रोका ये सेकेंडरी बात है, चीन को ये पता है। और चीन का जो है वो अरबों बिलियन का कारोबार है अमेरिका के साथ, और अमेरिका के साथ जो है वो अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है चीन जो है ट्रेड में, तिजारत में, और वो ये कह रहा है कि उनकी आपस में जंग होने जा रही है। और अंजुम साहब यहाँ पे ये भी मेंशन कीजिएगा कि अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज भी है चाइना का। हाँ, और अमेरिका की मजबूरी है चाइना के साथ कारोबार करना। तो आपको क्या लगता है अमेरिका चाइना से जंग करना चाहता है? लेकिन मतलब सीरियसली आज के दौर में हम सोचें कि अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ किसी किस्म का महाज इकट्ठा खड़ा करना चाहता है, या फिर जापान को साथ मिला के या ताइवान को साथ मिला के अमेरिका से जंग करना चाहता है। मतलब ये तो बात सेंसिस में नहीं आती ना कि आज के दौर में ऐसा पॉसिबल है। हाँ, लेकिन जो असल बात यह है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मुसलमानों को इंतशार का और अफरा-तफरी का शिकार बनाना चाह रहा है और रखना चाह रहा है। वो मुसलमानों को तबाह करना चाह रहा है और वो मुसलमानों को जो है वो बर्बाद करना चाह रहा है। ये इतना बड़ा इल्जाम जो है ये रियासत के एक अहम बंदे की तरफ से आना ये एक मजाक है और ये एक पाकिस्तानी रियासत की जो खुद मुख्तारी है उसकी तौहीन है। हाँ, अगर ये कहना है तो पाकिस्तानी रियासत कहे, ये वजीर खारजा कहें, उनको हक है कहने का, तय करके कहें, डिसाइड करके कहें। लेकिन इस तरह से आप देखें ये जो नासिर जंजोआ का बयान है ये वही बयान है। अलकायदा का क्या मौकफ है? अलकायदा भी यही कहता है
कि अमेरिका जो है वो मुसलमानों को तबाह कर रहा है, इसलिए अमेरिका पे हमला करना जायज है। और दाश क्या कहता है? दाश भी ये कहता है कि अमेरिका जो है मुसलमानों का। अंजुम साहब क्या बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की स्टेटमेंट्स को आप तालिबान के साथ मिला रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल कर लें। अली, आपको क्या लगता है कि ये उनकी पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं या स्टेट लेवल पर जो है वो ऐसा स्टांस अब पाकिस्तान अपना रहा है? नहीं, अगर आपके मेरे साथ चाय पीते हुए किसी महफिल में बैठ के स्टेटमेंट अगर उन्होंने दी होती तो मैं पर्सनल कहता है इसको। हाँ, और ये प्राइम मिनिस्टर को वजाहत करनी चाहिए, या तो प्राइम मिनिस्टर जो है नासिर जिंजवा के खिलाफ एक्शन ले, या बताएं कि ये अख्तियार उनको किसने दिया था, और अगर उन्हें किसी ने अख्तियार नहीं दिया था और वजारत खारजा ने अगर उन्हें जो है वो ये गाइड नहीं किया था, तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतनी गैर जिम्मेदारी, इतना बचपन उन्होंने कैसे दिखा दिया? इस पर जो है रियासत को सामने आना चाहिए, वजारत खारजा को सामने आना चाहिए, और खुद वजीर आजम को सामने आना चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका एक हमारा दोस्त है, अगर हमने दोस्त उसे रखना है या नहीं, या उसे दुश्मन बनाना है। नहीं, आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप दोस्त नहीं कह सकते। प्लीज साहब, आप इतना ना जाए ना, हाँ, आप मतलब यारी, इतनी यारी मत डालें, इतनी पींगे मत डालें। अमेरिका के साथ दोस्त वोस्त नहीं कह सकते आप उसको, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आपका। हाँ, और अभी तक उसने आपको अपना, आप उसके एलाय भी नहीं। एक सेकेंड, $7.5 बिलियन हम पिछले 5 सालों में उनसे ले चुके हैं। अच्छा। और अब भी जो है $5 बिलियन किसी ना किसी तरीके से। अंजुम साहब, जिस तरह हम पैसे लेते हैं, आपकी ट्रेड कितनी है अमेरिका से? आपकी कितनी फ्री ट्रेड है? अमेरिका ने कितनी मार्केट्स को ओपन किया हुआ है आपके लिए? मुझे ये बताएं आप देखिए, आप मेरी बात सुने, आपसे मांगने वाला वो दोस्त नहीं होता, दोस्ती होती है बराबरी की सतह पर, दोस्ती होती है बराबरी की सतह पर। अंजुम साहब, आपने दोस्ती का म्यार ये रखा हुआ है कि पाकिस्तान कभी 5 अरब ले लेता है, कभी 7 अरब ले लेता है, ये दोस्ती का म्यार नहीं है सर। और कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि खारजा पॉलिसी पूरी दुनिया में कौमों के कौमी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ की एक अलामत होती है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी पाकिस्तान के माशी, समाजी और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात का जरिया होना चाहिए। इसके साथ जो है किसी फर्द को इनफरादी तौर पर कोई फैसला करके कोई बयान नहीं देना चाहिए। हाँ, रियासत अगर मजबूरी तौर पर फैसला करे कि हमें खारजा पॉलिसी, इसकी बजाय ये हमारा कौमी मफाद है, तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई फर्द जो है वो इतना आजाद हो जाए कि वो। लेकिन पिछले दिनों सरताज अजीज साहब की जानिब से भी तो ऐसे बयान आए थे, पिछले दिनों सरताज अजीज साहब की जानिब से तो ऐसे बयान आ रहे थे जहां पर कहा जा रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन भी मौजूद है, जब वो पाक अमेरिका ताल्लुकात पर बात कर रहे थे। अली, इसको भी जरा बताइएगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? और जो इन्होंने स्टेटमेंट दी नासिर जिंजवा साहब ने, आप उसको क्या समझते हैं? देखिए, मैं इसको इतनी वेल आर्टिकुलेटेड, वेल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट नहीं समझता। बड़े सीनियर आदमी है, पता नहीं क्यों उन्होंने ये बयान दिया। देखिए, इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू कम इन पार विद चाइना। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा फासला है अभी इंडिया और चाइना के दरमियान, कि अमेरिका ये समझे कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनाने के बाद, या फिर चंद एक और ऐसे मुआहदे करने के बाद, या फिर अगर ये चाबहार की पोर्ट बन गई तो उसके बाद सपोर्ट करने के बाद इंडिया इस मकाम पर आ जाएगा कि वो चाइना को कम्पीट कर सके या चाइना को चैलेंज कर सके। ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, होता यही है, ममालिक जो हैं वो खत्ते के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को देखते हैं। अमेरिका ये एक ऐसा मफाद देख रहा है कि पाकिस्तान का हमेशा से उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, कभी स्ट्रेटेजिक एलाय नहीं रहा, और कभी भी ट्रस्टवर्दी, भरोसामंद पार्टनर नहीं रहा पाकिस्तान अमेरिका का। तो अमेरिका को यह खटका है, यह खदशा है कि पाकिस्तान खत्ते के अंदर अमेरिका के वो मफादात उसको हासिल करके नहीं दिलवा सकता जो भारत दिलवा सकता है। क्योंकि अब आप ये भी देख रहे हैं हाल ही में कि भारत के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ ताल्लुकात, और फिर वहां से अभी एक इनका ट्राइपैट्रिएट मुआहदा हुआ है, वो भी इसी की एक लिंक है। पाकिस्तान अगर एक अच्छा ट्रस्टवर्दी एलाय तो नहीं कर सकते, पार्टनर साबित हो अमेरिका का, तो फिर उतना झुकाव अमेरिका का इंडिया की तरफ ना हो जितना हम अब देख रहे हैं। उसके कुछ तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन अमेरिका एक अनबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश रहा है भारत को सपोर्ट करके कि वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का हिस्सा बन जाए, और फिर जाहिर बात है कि वो पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल कर लेगा। आप मकसद कहने का यह है कि इकोनॉमिक लिहाज से तो भारत को काफी हद तक बर्तरी है, 10 टाइम्स लार्जेस्ट इकोनॉमी देन पाकिस्तान। उसके बाद टेरिटरी, उसके बाद मैन पावर, बड़े हवालों से भारत, मैं यहाँ पे बैठ के भारत को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटीज हार्श है हमारे सामने है। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो डाउन हो जाएंगी अगर वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, उनकी तरक्की और बेहतर हो जाएगी। एक स्ट्रेटेजिक इंबैलेंस आएगा, वो इंबैलेंस पाकिस्तान जो शोर मचा रहा है इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप
ग्रुप में अगर भारत देखिए, भारत अगर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का हिस्सा बन जाता है तो भारत के पास एक वीटो पावर आ जाएगी, तो फिर तो ता कयामत मुझे ऐसा होगा कि वो आपको पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने देगा। जब जब आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, भारत उसको वीटो कर देगा। और बहरहाल अगर मेरिट की बात करें तो दोनों को कहा यह जा रहा है कि दोनों को इस ग्रुप का हिस्सा बनाया जाए, अदरवाइज किसी एक को भी पैरामीटर एक पैमाना एक रखे। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जो पैमाना है, दोनों एनपीटी सिग्नेटरीज नहीं है, दोनों मेज पर बैठे एनपीटी पर साइन करें, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करें, सीटीपीटी का हिस्सा बने और फिर मेंबर बने। अली हैदर, बात यह है कि जो है रियासतों के दिल नहीं होते या रियासतों की जो है वो जज्बात या वो गैरत नहीं होती, रियासतों के जो है वो कौमी मुफादात होते हैं और पाकिस्तान के भी कौमी मुफादात हैं और हमें जो है वो दोस्ती और दुश्मनी जो है वो ये कोई चीज नहीं है, बेसिक चीज जो है हमारे कौमी मुफादात हैं। हमारे कौमी मुफादात का तकाजा यह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो दफ्तर खारजा चलाए और दफ्तर खारजा फैसला करे कि पाकिस्तान का क्या मुफाद है और पाकिस्तान का क्या मुफाद नहीं है, और वो फिर उसकी और कौम से उसकी जो है वो तस्दीक भी करवाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक नासिर जिजवा साहब को यह राइट नहीं था कि वो अमेरिका के खिलाफ जो है वो इतना बड़ा इल्जाम आयद कर दे और एक जंग का ऐलान करने की कोशिश करें कि अमेरिका को सारे मुसलमान ममालिक का दुश्मन डिक्लेयर करके वो पाकिस्तान के नुमाइंदा है वो और क्या भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान नहीं बसते? भारत में भी तो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है मुसलमानों की। मैं ये कह रहा हूं कि नासिर जिजवा साहब को या यहाँ पर अफराद को जो है वो रियासत से एक्सप्लेन करना होगा कि उन्होंने ये बयान जो है वो रियासत से ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए और रियासत का ताबे होना चाहिए और रियासत की पॉलिसी को जो है वो ओबे करना चाहिए। अगर रियासत ने फैसला नहीं किया, पाकिस्तान ने अगर फैसला नहीं किया तो उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन यहाँ पर छोटी सी, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली खबर आपकी डिस्कस। देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक जो एक बहुत ही मशहूर दरसगाह है, मदरसा है, अपनी तारीख़ी हैसियत भी रखता है, उसके लिए एक बजट में ख़ास अमाउंट 300 मिलियन रुपयों की जो है वो रखी है। इमरान खान साहब पर जब तनकीद हुई इस मौका पर कि जनाब ये मदरसा या दारुल उलूम हक्कानिया ये वो जगह है कि अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे बड़े नाम कि जिनकी शोहरत दहशत गर्दी के हवाले से है, जिनकी शोहरत जो है वो डर और खौफ की जो लोग अलामत हैं, जिनमें जलालुद्दीन हक्कानी जिसको आज अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जो एक बहुत ही ख़तरनाक और बड़ा लीथल किस्म का नेटवर्क चलाते हैं, वो हो गए। आसिम उमर अलकायदा सब कॉन्टिनेंट के एक लीडर जो है वो रहा है। मुल्ला अख्तर मंसूर, मुल्ला उमर तक जो है वो ये अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया के जो है वो पढ़े हुए हैं, वहाँ से फारिगुल तहसील है। तो ये शोहरत है उस मदरसे की। तो तनकीद करने वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप ऐसे मदरसे को मजीद फंड क्यों दे रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं जनाब क्योंकि हम उनको कौमी धारे में लाना चाहते हैं जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से। समीउल हक साहब, आपको याद होगा जब मुल्ला अख्तर मंसूर को अपॉइंट किया गया तो उन्होंने अपनी एलिजेंस जिसे बैत कहते हैं वो की थी, और उस आप देख लें कि जब आप किसी अफगान तालिबान लीडर जिस पर बाउंटीज हैं, जिस पर इनामात हैं, अमेरिका जिसके पीछे पड़ा हुआ है, आपकी फोर्सेस जिनको ढूंढ रही होती हैं, आपके एक बहुत बड़े मदरसे के जो मुंतजिम हैं वो उसकी बैत कर रहे हैं। मैं वो बता रहा हूँ कि जिस वजह से उन पर तनकीद हुई। और जब तालिबान ने 2014 में मुज़ाकरात की बात हुई थी तब एक शूरा का ऐलान किया था, उसमें इमरान खान भी थे, उसमें मौलाना समीउल हक भी थे, दीगर भी थे। तो उन पर तनकीद ये हो रही है जनाब कि क्या ऐसे मदरसों को कौमी धारे में लाने का यही तरीका है कि इनको मजीद पैसे दिए जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सोवियत वार से लेके अब तक जिस वजह से ये मदरसे चल रहे हैं और जो इन पर ये मदरसों पर इल्जाम है कि जनाब वहां से दहशतगर्दी पनपती है, दहशतगर्द रेडिकलाइज्ड माइंड जो है वो वहां से निकलते हैं, वो इसी वजह से है कि उनको बेशबहा ग्रांट, बेशबहा फंड्स दिए जाते हैं, बैरून मुल्क से भी, अंदरून मुल्क से भी। तो तनकीद करने वालों ने यह कहा है इमरान खान साहब पर कि जनाब आप जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप इनको रजिस्टर्ड करते, रजिस्टर्ड ये तो इदारा है, लेकिन बजाय इस पे कि आप इन पर चेक्स एंड बैलेंसेस बिठाएं, आप इनका सिलेबस चेक करें, आप दीगर मदारिस को रजिस्टर्ड करें, आप उनको पैसा दे रहे हैं, आप उस दायरे में लाना चाह रहे हो जहां पर आप इन पर चेक एंड बैलेंस जो है वो क्रिएट। क्या इन इदारों को पहले फंड नहीं मिला? ये तो कुछ भी नहीं है, 300 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। क्या सोवियत वार के दौरान क्या आपको फंड नहीं मिला? वो फंड किस लिए इस्तेमाल हुआ?
सबके सामने। उस फंड के तो आज हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। ये तनकीद करने वाले ऐसा कहते हैं कि जनाब इस फंड का फायदा नहीं है, आप इनको कौमी धारे में लाने का तरीका ये नहीं है, और बहुत से तरीके हैं इनको कौमी धारे में लाने के लिए। आप देखें ना, एक शख्स आइडियोलॉजी है, तो इस आइडियोलॉजी को खत्म कैसे करें? आप देखें ना, एक शख्स जो कह रहा है कि जनाब ये जो अफगान तालिबान लीडर है मैं उसकी बात करता हूं, आप कह रहे हैं ये लो पैसे पकड़ो। आप तरीका बताए ना मुझे इसका, ये तरीका है इसका। ठीक ठीक। अंजुम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हाँ जी, देखें वो इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल अपनी गलत पॉलिसी की वजह से अपने आप को वो तालिबान से महफूज बनाने के लिए, अपने जलसों को तालिबान से महफूज बनाने के लिए, अपने लोगों को तालिबान से महफूज बनाने के लिए वो ऐसे इकदाम करते हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनको ये बुजदिली का मुजाहरा करने की बजाय, उनको ये गैर संजीदा मुजाहरा करने की बजाय उन्हें जो है वो अब होश के नाखन लेने चाहिए और पाकिस्तान को अब दहशतगर्दी से बाहर आने की जरूरत है। पाकिस्तान बहुत बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान बहुत कमजोर हो चुका है, पाकिस्तान बहुत खराब हो चुका है, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। अब इसके साथ मजाक ना किया जाए और अब ऐसे इकदाम किए जाए कि यहां इंतहा पसंदी खत्म हो, यहां पर फिरकावारियत खत्म हो, यहां पर दहशतगर्दी खत्म हो। ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए, ना कि अपनी जात को महफूज बनाने के लिए आप ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करें, ऐसे ऐसे बेहुदा इकदाम करें जिससे आप तो महफूज हो जाए लेकिन पूरा पाकिस्तान गैर महफूज हो जाए। और पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। अगर मदरसों को पैसे देने हैं तो तमाम मदरसों को पैसे देने चाहिए थे, और मदरसों के अंदर जो फिरका वारियत का निसाब है, जो एक दूसरे से नफरत का निसाब है, जो लोगों को कत्ल करने की तरगीब है, उसको रोकना चाहिए था, उसका तदारुक करना चाहिए था। जहां इंतहा पसंदी के खिलाफ एक नैरेटिव देना चाहिए, बल्कि इमरान खान जो है वो तो इंतहा पसंदी का खुद हिस्सा बन जाते हैं और वो इस तरह से इकदाम करते हैं कि वो खुद जाती तौर पर और उनकी पार्टी महफूज हो जाए, बाकी सारा पूरा पाकिस्तान जाए भाड़ में। ये बहुत गलत रवैया है और इमरान खान पर इस पर शदीद तनकीद होनी चाहिए और इसका हिसाब मांगना चाहिए कि अब वो मजाक बंद करें और वो पूरे पाकिस्तान के साथ जो है वो खिलवाड़ ना करे और पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए इकदाम करें, अपनी पार्टी को या अपनी जात को महफूज बनाने के इकदाम ना करें। सही। अच्छा अली, आपने जैसा कि कहा कि लेम एक्सक्यूजेस भी दिए जा रहे हैं कि हम उसे कौमी धारे में शामिल करना चाहते थे, आपको क्या लगता है कि क्या रीजनिंग होगी तरीके इंसाफ? आपने देखिए कौमी धारे में शामिल करने के लिए ऑपरेशन ज़र्ब से पहले आपने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए कि जनाब इनसे मुज़ाकरात करेंगे, एक पैक्ट करते हैं, एक डील करते हैं, ये कौमी धारे में शामिल हो जाएंगे। उससे पहले ऑपरेशन राह रास्त से पहले भी आपने जो सवात के वहां पे इंसर्जेंट्स थे, मौलवी फजलुल्लाह और उनके जो सुसर हैं, नाम इस वक्त ज़हन से निकल गया, बहुत मशहूर शख्सियत है वो, अच्छा उनके साथ भी आपने एक मुआहिदा किया था। उससे पहले जी सूफी मोहम्मद साहब जी, उससे पहले आपने मुल्ला नेक मोहम्मद के साथ भी एक मुआहिदा किया था, पैक्ट किया था। वो मुझे बताइए ये तमाम मुआहिदे आपने इन लोगों को, ऐसे एलिमेंट्स को कौमी धारे में लाने के लिए किए थे। देखें उन्होंने बंदूक इसीलिए उठाई है क्योंकि वो ना आपके आइन को मानते हैं ना आपके स्टेट अपरेटस को मानते हैं, तो वो कौमी धारे में क्यों आएंगे? ये तरीका नहीं है कौमी धारे में लाने का कि जनाब आप उनको मजीद ईंधन फराहम करें, आप मजीद उनको फंड, उनको पैसे फराहम करें। आप पहले वाले पैसों का हिसाब तो लें कि जो आपको इतने फंड्स पहले मिले या अभी जो आपको बैरून मुल्क से इमदाद आती है मुख्तलिफ ममालिक से, कि जनाब आप उसको कहां खर्च करते हैं, उन एक्टिविटीज का तो पहले आप हिसाब लें। बिल्कुल सही, पहले अपना हिसाब कर लें, फिर जो है वो कौमी धारे में चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करें। अंजुम साहब, कंक्लूडिंग पॉइंट में आपसे लेना चाहूंगी इस पर कि फिर क्या तरीकेकार होना चाहिए? तरीकाकार ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को रोकने के खिलाफ पैसे खर्च होने चाहिए, पाकिस्तान को जो है एक मामूल की एक मॉडर्न रियासत बनाने के लिए पैसे खर्च होने चाहिए। पाकिस्तान में जो है जो बच्चों को जो निसाब पढ़ाया जाता है जिसमें फिरका वारियत और जिसमें एक दूसरे से नफरत की तरगीब दी जाती है, वो निसाब मदरसों का भी ठीक होना चाहिए और वो निसाब जो है वो आम स्कूलों का भी ठीक होना चाहिए। सही सही। अंजुम साहब, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।